गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिवाइज के टर्म पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने सारे पहलू हैं वो देखेंगे जल्दी जल्दी। देखिए, फ्लक्स का जनरली मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। अगर कहीं वर्ड आता है फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? सम काइंड ऑफ फ्लो, चीज़ों का फ्लो होना, सम काइंड ऑफ फ्लो, ठीक है, ये होता है फ्लक्स का मतलब। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे बता चुका हूँ, पर बेसिकली सिंपल सा मतलब समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्ट्रेंथ बताती हैं। क्या बताती हैं? स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ बताती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन काफ़ी दूर दूर हैं, क्या है, दूर दूर हैं, तो हम सब जानते हैं कि उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीकर होता है। तो अब सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए तीन चीज़ें देखिएगा, फटाफट समझिएगा। पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और तीसरा हमें समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखिए इन तीनों को ना इंटरलिंक करिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या है, फटाफट समझिएगा। हर एक चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। आपने पता, मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बगल में एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से यह अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है। तो फील कर रहा है मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है, आप सबको पता है, वो इमेजिनरी लाइन होती है, पॉजिटिव निगेटिव दो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इधर से आउटवर्ड कब होती है, इनवर्ड कब होती हैं, मतलब किसी भी सरफेस से अंदर से क्या पास हो रही, नहीं पास हो रही हैं, तो कंडक्टर के इनसाइड नहीं जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। बेसिकली ये सब ना एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई एक सरफेस है जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस को मान लिया डेल एस, डेल एस मान लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया? ई मान लिया। तो हमने माना कि ई जो है यहाँ पे इंटेंसिटी है, ध्यान समझिएगा। ई जो है यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी है, और डेल एस यहाँ पे क्या है? एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है। तो सर किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कितनी पास हो रही हैं? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, और उस सरफेस कैसे पास हो रही हैं? नॉर्मली पास हो रही हैं। कैसे पास हो रही हैं? नॉर्मली पास हो रही हैं। उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है, ये फाई ई से। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है आगे हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सरफेस था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये सरफेस था। इस सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्मली पास हो रही हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे दिखाते हैं? फाई ई से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला फैक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, डायरेक्टली होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होंगी, और उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स आपका डायरेक्टली रिलेट करेगा किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। दूसरा देखिएगा, जो आपका फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वह डायरेक्टली होता है एरिया के, सरफेस एरिया के। मान लीजिए सरफेस एरिया कितना है? डेल एस। सर अगर एरिया बड़ा होगा, समझिएगा ध्यान से, अगर एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी, हाँ या ना। लेकिन अगर एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कम पास होंगी,
हाँ या ना, कम पास होंगी ना। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली होता है। तो दोनों को मिला के लिख दीजिए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई डेल एस, या डी एस भी मिल सकता है आपको, है ना, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, स्मॉल पार्ट पे ले रहे हैं डेल एस। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम हमारा यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो एक एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। चलिए कैसे बनाता है, जब मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है, और यहाँ पे हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो उस केस में जो हम ये मान लीजिए ये सरफेस हमारा डेलियस है, तो द सरफेस डेलियस इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, तो यहाँ पे ऐसा रखा जाए कि सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस। ये नॉर्मल ड्रॉन कर दिए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा। तो देन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस विल बी ई कॉस थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के along और नॉर्मली बनेगा, और वहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि अगर आप स्मॉल एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, सीधी सी बात है। तो डेल फाई इक्वल ई डी एस या डेल एस ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है, ई डेल एस कॉस थीटा, डेल एस लिखिए चाहे डी एस लिखिए, बात एक ही चीज़ है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, वो है फाई ई इक्वल है ई कॉस थीटा डेल एस, ठीक है, ये हो गया ये हमारा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, या फिर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी ये वेक्टर, और यहाँ पे डॉट लग जाएगा, डॉट लग जाता है। तो अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो हम सब जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जाएगा ई डेल एस cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास बचेगा डेल फाई इक्वल ई डेल एस। और इस केस में आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन सर डायरेक्शन कैसे होंगे, मतलब हमारा जो सरफेस है और जो हमारा फील्ड है वो फ्लक्स से कैसे लिंक करेगा। तो अगर सरफेस परपेंडिकुलर है, इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर आपका ये जो सरफेस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो देन द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स, ये सरफेस हो गया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो अगर आपका सरफेस वो कौन सा सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, अगर आपका सरफेस परपेंडिकुलर है फील्ड पे, किस पे, फील्ड पे, तो इस केस में आपका जो फ्लक्स होगा, आपका जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, वह मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, ठीक है। कास के साथ ही होता है, 90 के बाद की वैल्यू अपोजिट हो जाती है, मतलब निगेटिव हो जाती है। आगे देखिएगा, फिर हम फार्मूला जानते हैं कि डेल फाई इक्वल फार्मूला होता है ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री का है, अगर थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री का है, तो हम सब जानते हैं डेल फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डेल एस कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो हमारा डेल फाई ई है यह भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और जब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो जब पूरा टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डेल फाई इक्वल 0। तो जब 0 है तो सिंपल सी बात है, जो हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जो सरफेस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे होगा। तो पिछले बार में जो हमारा सरफेस है वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम था। लेकिन यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो हमारा फ्लक्स होगा, मतलब जो हमारा सरफेस होगा, फ्लक्स तो मिनिमम होगा,
जो हमारा सरफेस होगा वह पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इफ़ द सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो जब यह पैरेलल होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा वह जीरो होता है। दोनों केस याद रखिएगा कि सर अगर सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो जो हमारा सरफेस है वो मैक्सिमम होगा, और अगर हमारा सरफेस पैरेलल है फील्ड के तो हमारा वहाँ पे फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला वो कैसे होगा, तो अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कुछ यूनिट कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अब हम सब जानते हैं कि देखो फार्मूला है फाई इक्वल क्या है, ई डी एस, ई डेल एस या डी एस एक ही चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ। स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा। आप सबको पता है ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम एनसी। अब डी एस, यस डेल एस क्या है, एरिया है। तो सर एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे हो जाएगी, अब ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम यूनिवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। सर इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। और फ्लक्स की एक और यूनिट होती है वोल्ट मीटर, ये भी याद रखिएगा कैसे होती है। ये एक और फार्मूला होता है, देखिए ई इक्वल भी अपान एल, उससे भी होती है, वोल्ट मीटर भी होती है इसकी यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला निकाल लीजिए बहुत इजी वे पे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा सर, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है ई डेल एस। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर एरिया है, एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर, आप पढ़े ही होंगे। यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे दो एल हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये हो गया। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कौन सी यूनिट हो गई, मतलब डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो मैं आपको बता दूं जो काम आएगा, तो चलिए थोड़ा और समझ लीजिए। कब हम फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं और कब हम फ्लक्स निगेटिव लेते हैं। मान लीजिए कोई एक इरेगुलर सेव है और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर जा रही हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर जा रही हैं। ये अंदर जा रही हैं और ये कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो इस यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स होगा। कब फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे, कब फ्लक्स निगेटिव लेंगे, यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये नहीं दिया रहेगा कि फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, बस इतना दिया रहेगा कि ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। ये आउटवर्ड हो गया और ये क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स हो गए। तो आपको पता है यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जाएंगे तो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगी वो होता है थीटा ग्रेटर देन 90, और यहाँ पास जो एंगल बनाएंगी वो होगा थीटा की वैल्यू की 0 to 90 के बीच में होगी। तो कास 90 की जो वैल्यू, कास की जो वैल्यू होती 0 से 90 के बीच में वो होती पॉजिटिव, और 90 से 180 जो वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव। इसीलिए जब आपकी लाइनें अंदर की ओर जाएंगी इन्वर्ट जाएगी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है लल्ला, अभी भी तो पढ़ के आ रहा हो, ई डी एस कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा या ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो अगर वो इन्वर्ट जा रही, कहाँ जा रही, इन्वर्ट जा रही, तो इस केस में हमारा फ्लक्स निगेटिव होता है, याद रखिएगा। फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर आउटवर्ड है तो उस केस में हमारा फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि कास की वैल्यू डिसाइड करेगी फ्लक्स कब पॉजिटिव और फ्लक्स कब निगेटिव होता है। तो 0 से 90 के बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा तो इन्वर्ट होगा, तो बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे इन्वर्ट होगा तो निगेटिव फ्लक्स होगा और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स होगा। एक बार और समझ लीजिए, जब लाइनें अंदर की ओर जाएंगी तो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगी वह 90 से बड़ा बनाएंगे 180 तक, तो उस केस में कास की वैल्यू निगेटिव होती है। तो जब ये इन्वर्ट जाएंगे तो फ्लक्स हमारा निगेटिव होगा, और जब ये आउटवर्ड जाएंगे तो वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में, और उस केस में हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ये थी ओवरऑल फ्लक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इसको बार बार देखिएगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज के टाइम पे बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आप रिकॉल करिएगा। ठीक है, जल्दी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों भाई साहब जुड़े हुए, तीनों भाई साहब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी मजबूत होगा तो दो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। ये अगर स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग, ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। ठीक है सर, होता क्या है, किसी भी सरफेस से
टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्मली पास हो रही हैं उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिखाते किससे हैं, फाई ई से दिखाते हैं, ठीक है, ओके फाई ई से दिखाएंगे। सर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बहुत सिंपल सा यार, या तो ऐसे लिख दो डी फाई ई इक्वल होगा ई डी एस कॉस थीटा, या ऐसे लिख दो डेल फाई ई इक्वल ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है, आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमने डी फाई लिया तो एरिया भी सर सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे एरिया डेल एस ले लिया, ये फार्मूला होता है। सर फ्लक्स में और कुछ चीज़ें बता दीजिए। तो फ्लक्स में आपको पता है सब डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा फ्लक्स भाई साहब भी उतने ही ज़्यादा होंगे, डायरेक्टली रिलेट कर रहा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा हमारा फ्लक्स भी होगा, उतना हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी होगा। दूसरा कि सीधी सी बात, ये ऐसा क्यों होता है, अगर एरिया छोटा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होंगे, और एरिया बड़ा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन पास होंगी। सर काज की वैल्यू डिसाइड कर देगी, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम होगा। तो हमने आपको बताया था कि थीटा इक्वल 0 पे क्या होगा, और थीटा इक्वल 90 पे क्या होगा। फिर हमने बताया आपको आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स में कब फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बताया, यूनिट बताया, और इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।